हेलो। ओके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है। तो कल क्लास थोड़ी सी बंक रह गई और स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं था। आज भी थोड़ा सा यूं समझ लीजिए, बस क्लास ले रहे हैं, 2 घंटे क्लास है तो थोड़ी एनर्जी होनी जरूरी है ताकि हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे सकें, हर प्रश्न की व्याख्या भी कर सकें। तो आप सभी का अभिनंदन है। और एक बार जल्दी से सभी लोग जो हैं इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आज का पेपर बिल्कुल जैसे कि फाइनल पेपर होगा उसी स्तर पे बनाया गया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं और कठिन सरल और औसत क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही अच्छा पेपर है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक बार ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, आप एक जरूर स्टेटस वगैरह जरूर लगाएं, 1 मिनट जो है मुझे दें, फिर मैं आपको पूरे 2 घंटे देने वाला हूं। बहुत ही अच्छा पेपर है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को दो पेपर अच्छे लगे होंगे और उन दोनों की जो पीडीएफ है वो इस ये क्लास मिलने से पहले ही आपको टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर दी है। आपने देख ली भी होगी आप में से कई स्टूडेंट्स ने। इसके साथ ही जो हिंदी पॉइंट पर जो मैंने आपको छूट दी थी 24 घंटे के लिए, वो मैंने लगभग 24 क्या बल्कि 40 घंटों तक वो छूट रखी और बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है परचेज किया और बोला सर बहुत बढ़िया है, अच्छे टेस्ट है, थोड़ा सा उसमें आंसर की अपलोड कर दीजिए, पीडीएफ पेपर्स वगैरह है तो वो भी मैं अपलोड अभी कर दूंगा आज की डेट में। ठीक है। और आज की डेट में कुछ हो जाएगी, कुछ कल की डेट में अपलोड कर देंगे। सामाजिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट जो हैं वो भी 10-12 अपलोड आज दिन में हो जाएंगे और 10-12 हो सकता है कल अपलोड हो जाएं। यूं करके टोटल 35+ टेस्ट देने हैं। तो ठीक है। मेरी ओर से जितना हो सकता है, समय अब अपने पास जो धीरे धीरे निकलता जा रहा है उसका सदुपयोग करें। और शब्द शक्ति के लिए जो मुझे बोल रहे हैं, बस शब्द शक्ति की क्लास संडे से पहले मिल जाएगी आपको। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। और एक बार जब स्टार्ट कर दी तो हम कंटिन्यू चलेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? ओके, जोश के साथ चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, माँ सरस्वती का नाम लेकर वंदे वाणी विनायको, कि हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी। देखिए, पेपर जिस प्रकार का होगा, यानी आपको टॉपिक जो दिया था उसी हिसाब से फिर क्या होगा दोस्तों। हाँ, जिस हिसाब से पेपर होगा उसी हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम के पेपर तक जब आएंगे तब आप एक भी पेपर में ऐसा नहीं कहोगे सर आपने पेपर सरल बनाया, क्योंकि या तो वो औसत बनेंगे या औसत से कठिन बनेंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है कि हर्षद माता का मंदिर और चांद बावड़ी, ये दो दो जगह जो हैं ये कहां पर स्थित हैं? आप सबने इसका सही उत्तर दिया होगा। ये दोनों की दोनों कहां स्थित हैं? दौसा में स्थित है। दोनों मंदिर भी दौसा में है। ठीक है। राजस्थान के जो थार मरुस्थल की जो परंपरागत, आपको पता है आपके टॉपिक है कि परंपरागत जो जल संग्रहण तकनीक है वो कौन सी है? टांका है, खांडन है, बावड़ी है या फिर तालाब है? इनमें से कौन सी है? तो आप जानते हैं वो कौन सी है। टांका है। कौन सी है? टांका है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा। ठीक है। और ध्यान रखना, और कौन सा टांका कहाँ जो है ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अगला ही प्रश्न है, आप देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण करने वाली जो रानीसर टांका है, एक रानीसर नाम से है, रानीसर टांका, ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। तो बिल्कुल इसका सही आप उत्तर देने का प्रयास करें कि ये टांका कहाँ स्थित है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दे दिया। जोधपुर में स्थित है। ये टांका कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। पूरा 150 क्वेश्चन का पेपर है। कोशिश करें कि 130 प्लस, हर पेपर में 130 प्लस सही हो। और 11 पेपर का मैंने बोल रखा है, हो सकता है 4 एक्स्ट्रा ही होंगे। राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आता है? बताओ कौन सा है वो। असुरक्षित, अर्धक्रांतिक, अति संदोहित या फिर न्यून संदोहित, कौन सा जो है वो भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं आता है? तो उसका उत्तर आपने दे दिया होगा न्यू संदोहित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में, देखो किसी प्रश्न में, जैसे पिछले प्रश्न में भी अगर आपको लगे सर ये शब्द सही नहीं है तो भी तुरंत बताया करो, ताकि और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता वो भी उस चीज को समझ सके, उनके लिए भी हितकारी है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से प्रभावित? सेम से प्रभावित तो कई जिले हो सकते हैं, लेकिन ये क्या पूछ रहा है
कि जो सेम की समस्या से भीषण प्रभावित है, भीषणतम प्रभावित है, वो जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, जालोर है, सिरोही है, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, भरतपुर, धौलपुर है, कौन से? सेम की समस्या, एक तरह से हम यूं कह सकते हैं दलदल की समस्या, यही कह सकते हैं ना। तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़, जो है सेम की समस्या से भीषणतम प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह नाम क्या? देखिए, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक थे? किस संस्थान के संस्थापक थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब आप ये जो सोचोगे राजेंद्र सिंह, अब जल भगीरथ के, तरुण भारत संघ के, या फिर किसके? अब इसका उत्तर आप थोड़ा बहुत देखोगे, अगर आपको लगे कि नहीं सर इसमें तो हमने ये पढ़ा है, तो बताएं क्या इसका उत्तर तरुण भारत है या नहीं है? क्या इसका उत्तर तरुण भारत है या नहीं है? राजेंद्र सिंह या जल भागीरथ है? अर्घ्याम तो शायद नहीं है, IIHMR नहीं। किसके? तरुण भारत के हैं क्या? तरुण भारत संघ। जैसे कल परसों जो कल पेपर परसों पेपर हुआ था, उसमें एक जगह शब्द था स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बेल, तो कई कमेंट्स थे पहले कि सर आपने उसका उत्तर गलत बता दिया, आप 79 दोबारा देखें, उसमें सर बैल शब्द है, तो बैल तो पुल्लिंग है, आप स्त्रीलिंग कैसे बता रहे हो? तो देखिए ये बैल में एक मात्रा है, इसका मतलब ये जैसे बैल होती है ना अपने, जो पौधा है एक तरह का, बैल क्या है? एक तरह का पौधा है, और ये बैल जो होता है वो सांड के लिए आया, तो ये पुल्लिंग है। जहां मात्रा 2 है वो पुल्लिंग था, लेकिन वहां लिखा हुआ क्या था? एक। आपको क्या दिखाई दिया? 2। ये होता है प्रेशर, एग्जाम की प्रेशर की वजह से हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं आधे से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं ये कर देंगे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, करौली में है, अलवर में है, या फिर बूंदी में है? अब इसका तो एकदम सटीक उत्तर आप मुझे पता है सब लोग दे दोगे, एक साथ दे दोगे। कहां पर है? बूंदी में है, सवाई माधोपुर में है, करौली में है, या अलवर में है? बताओ कहां पर है? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो 32 खंभों की छतरी सवाई माधोपुर में है क्या, या नहीं है? अब ऐसे प्रश्नों में भी हो सकता है कई बार डाउट हो जाए कि सर हमें तो बूंदी लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बताओ, देखें जल्दी बताओ। बिल्कुल ये एकदम इसमें कोई गलती भी नहीं है, सवाई माधोपुर में है। और देखो एक प्रश्न आपके आएगा भी जरूर, एक प्रश्न जो है वो आएगा भी जरूर, आपको ये याद भी होना चाहिए। जैसे अब हम बात करते हैं, चलो थोड़ा सा आपको छतरियां देखते हैं आपको भी कितनी याद है और इसका पता भी लगता है। सबसे पहले जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गेटौर की छतरियां कहां पर है, गेटौर की छतरियां तो कहां पर है? नाहरगढ़ में है। गेटौर की छतरियां कहां पर है? नाहरगढ़ में। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए बड़ा बाग की छतरियां जो है, बड़ा बाग की छतरियां ये कहां पर है? तो आप बताओगे जैसलमेर में है। कहां पर है बड़ा बाग की छतरियां? जैसलमेर में है। अगर आपसे पूछे छार बाग, ये भी सुना है ना आपने, छार बाग की छतरियां ये तो सुना है, ये कहां पर है? कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए देवकुंड की छतरी कहां पर है, तो ये है अब बीकानेर, राजघराने से संबंधित है देवकुंड की छतरियां। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्र विलास, छत्र विलास की छतरियां तो ये कहां पर है? ये है दोस्तों कोटा में है। बिल्कुल आप बताते जाएं ऐसे ही। और केसर बाग, ये अगर पूछा जाए कि केसर बाग की छतरियां तो ये कहां पर है? बूंदी। ये कहां पर है? बूंदी में है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर में है। अब पूछ लिया जाए, मान लो जोधपुर में तो है ही, साथ में पूछ ले किसने बनाई थी जसवंत थड़ा जोधपुर, तो ये बनाई थी सरदार सिंह ने, जो जोधपुर के राजा थे सरदार सिंह। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे मान लो रैदास की छतरी, कौन सी छतरी? रैदास की छतरी। तो रैदास की छतरी कहां पर है? रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़। रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़। ऐसे ही एक है गोपाल सिंह यादव, गोपाल सिंह यादव, ये कहां पर है? तो ये है करौली में। गोपाल सिंह यादव करौली में। एक सेकंड, कॉल है।
इसको साइलेंट कर देते हैं, अभी डिस्टर्ब। गोपाल सिंह यादव की जो छतरी है वो कहाँ पर है? करौली में। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर अपन लिखें अगर भी उस तरह से बात करें, जैसे मान लो 8 खंभों की, कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी। तो ये कहां पर है 8 खंभों की? तो 8 खंभों की है बारडोली, बारडोली। ठीक है, 8 खंभों की छतरी जो है बारडोली। अगर आपसे पूछे, अब एक देखो ये क्या लिखा हुआ है, 32 खंभों की छतरी, आपने बिल्कुल उत्तर दिया सवाई माधोपुर। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि 32 खंभों की छतरियां जो है वो राजस्थान में दो जगह है। कहां पर है? एक तो है 32 खंभों की छतरी जो है सवाई माधोपुर में, एक 32 खंभों की छतरी जो है वो भीलवाड़ा में भी स्थित है। और भीलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छावा से संबंधित जो छतरी है 32 खंभों की है वो भीलवाड़ा में है। जो जगन्नाथ कच्छावा से संबंधित 32 खंभों की छतरी है वो भीलवाड़ा में है, और ये 32 खंभों की जो छतरी है सवाई माधोपुर में। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद जैसे 80 खंभों की जो छतरी है, 80 खंभों की आपको पता है ये अलवर में है, जो कि मूसी महारानी से संबंधित है, 80 खंभों की छतरी। ठीक है, और जो 84 खंभों की है, कहीं खंभो लिखा हुआ है कहीं खंभो लिखा हुआ है, अपने को जीके पढ़ रहे हैं कोई टेंशन नहीं। 84 खंभों की ये कहां पर है? तो ये है, ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 16 खंभों की छतरी बताओ कहां है, तो फिर कहां बताओगे? 16 खंभे कहां है? नागौर में है। 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर में। अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 खंभों की छतरी कहां पर है, 6 खंभों की, तो ये अपने है लाल सोट दोसा में। कहां है? लाल सोट दोसा में। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोराधाय की कहां है, गोराधाय, गोराधाय की छतरी कहां पर है, तो ये है अपने जोधपुर में, गोराधाय की जोधपुर में। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए टहला, 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 टहला की छतरी कहां पर है, तो टहला की छतरी जो है वो है कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। तो एक छतरी है, जब पढ़ रहे हैं, हमें जब पता है कि एक छतरी कोई पूछ सकता है, कोई भी छतरी, तो छतरी को छोड़ो ही मत ना, छतरी की छतरी निकाल दो, देखते हैं फिर कोई गलत हो क्या। अब हमें पता है 4 ऑप्शन आपके सामने, सपोज दैट ये 4 ऑप्शन आए। हमें पता है बूंदी में केसर बागवाड़ी है, तो चलो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 84 खंभों में की छतरी है। अलवर के अंदर हमने अभी देख लो पढ़ लिया टहला की छतरी है, ठीक है, इस तरह से पढ़ लिया। और 80 खंभों की अलवर में है, करौली में गोपाल सिंह यादव की छतरी है। तो फिर सवाई माधोपुर में 32 खंभों की है, इसी तरह से 32 खंभों के भीलवाड़ा में जगन्नाथ कच्छाओं से संबंधित है। आप अगर ढंग से याद करोगे तो बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ छतरियां और उनके स्थलों के नाम। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन आपका पीछे वाले क्वेश्चन में जो मैंने इतना बताया उससे आप ये क्लियर कर सकते हो कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है क्या? कुंवर पृथ्वीराज की देखें, ब्राह्मण देवता की मंडौर में है क्या? चेक करो। 80 खंभों की छतरी बूंदी में है क्या? चेक करो। और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में है क्या? चेक करो। तो आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए हैं 80 खंभों की छतरी जो कहां है? अलवर में है। तो इसका मतलब ये इसमें गलत आंसर है। तो ये हो गया राइट आंसर। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैत सागर जो तालाब है वो उदयपुर में है, बूंदी में है, अजमेर में है, या माउंट आबू में है? बताओ। देखिए जैत सागर, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपको ये सरल लगते हैं, लेकिन ये कहां पर है जैत सागर? ये है बूंदी में, और आपने ये सही उत्तर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत युग्म को चुनिए, जल राशि और स्थान दोनों को चुनना है। कायलाना जोधपुर में है क्या? चांदबावड़ी दौसा में है क्या? गढ़ीसर बीकानेर में है क्या? गैप सागर डूंगरपुर में? तो इसमें से एक असुमेलित चुनना है, असुमेलित यानी जो गलत है। गलत आप बताएं, देखिए कौन सा है। तो देखिए बाकी तीनों सही है, लेकिन ये जो गढ़ीसर है ना, ये बीकानेर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। बीकानेर में कौन सा है? बीकानेर में आप अगर पढ़ो कभी तो याद रखना गढ़सीसर है, गढ़सीसर नाम से बीकानेर में है, लेकिन गढ़ीसर जो है वो जैसलमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि जो है की सूची में सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें से किसको जो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? आर्द्र भूमि में। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसका उत्तर भी आपको एकदम सही आना जरूरी है। बताओ देखो कौन सा है वो। आपने एकदम सही उत्तर दिया है, सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। राजस्थान में झीलों को
पश्चिम से अगर पूर्व की ओर आप करोगे तो सही क्रम मुझे बताओ, इनमें से सही क्रम जो है वो कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यानी कैसे, ऐसे चलना है अपने को, तो फिर कौन सा सही होगा बताओ देखें। हाँ बताओ 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 बताओ, देखो पश्चिम से पूर्व चलना है, तो ये कायलाना है, ये जोधपुर में है, लेकिन पचपदरा कहाँ है? बात समझ आ गई? तो कायलाना और पचपदरा में से अगर पहले आएगी तो कौन सी आएगी पहले? तो पहले आएगी पचपदरा, ठीक है। और यहां पे कायलाना है, यहां पर भी कायलाना है, तो इसका मतलब ये दोनों तो पहले आएगी ही नहीं, और राजसमंद तो बिल्कुल भी पहले नहीं आएगी, तो उत्तर अपने आप निकल गया कि यही सही उत्तर होगा कि पचपदरा, कायलाना, बालसमंद और राजसमंद, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ही आपको उत्तर दे रहे हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे प्रश्न में घबरा जाते हैं कि अरे समझ नहीं आ रहा ये पहले, अरे आप उत्तर स्मार्टली तरीके से निकालोगे ना तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब दूसरी एक बात और बताऊं, जैसे सपोज दैट आप ये सोचते हो कि सर आपका पेपर बहुत सरल है, और सर इतने सरल पेपर आएंगे क्या, ये कई कमेंट देख रहे हैं आपको, है ना, ये यहां पर लग रहा है सरल। हर पेपर जो एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाता है वो आपको सरल ही लगता है, लेकिन एग्जाम सेंटर पर बैठ कर देते हो ना तो वही पेपर आपको टफ लगता है, क्योंकि यही पेपर्स ऑफलाइन में भी हमने लिए हैं, ठीक है। 130 से ऊपर जाने वाला मैंने तो एक भी नहीं देखा, 130 से ऊपर और ऑनलाइन हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर भी यही पेपर हो रखे हैं, 130 से ऊपर एक भी नहीं गया। इसका मतलब पेपर में कोई कमी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात में? ठीक है। आप YouTube पे कर रहे हो उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इजी वे में कर रहे हो एकदम, कोई लेट के देख रहा है, कोई आराम से बैठा बैठा देख रहा है, रिलैक्स होकर देख रहे हो, इसका अलग फर्क पड़ेगा, और आप जब सीधा पेपर देते हो ना वहां अलग फर्क पड़ता है, तो दोनों बातें अपनी डिफरेंट है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जयसमंद जो झील है वो कहां पर है? जयपुर में है, उदयपुर में, जोधपुर में, या तो जयसमंद कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। अगला है कि इनको मैच करना है, बताओ देखें मैच करोगे तो कैसे करोगे? झुंझुनू में कौन सा है? गैप सागर कहां पर है? रामेलाव तालाब कहां पर है? पन्ना सा कहां पर है? ये उल्टा कैसे दे दिया? शाही कुंड, अलवर कुंड, देखते हैं। तो देखो सी में एक होना चाहिए, सी में एक, ये तो इसमें ई भी आ रहा है, ये थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, चलो मिसमैच कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सही मिलाते हैं। एक दो तीन और चार, हाँ, एक में बी, दो में सी, तीन में डी आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है, हम इसको मिलाओ देखें। डूंगरपुर कहाँ है? गैप सागर में है या नहीं है? ये एक आपके जरूर पकड़ में आएगा, ठीक है ना। अब रही बात, ये प्रश्न में दिक्कत आएगी, डाउट वाला प्रश्न है, क्योंकि इसने टाइप में मिस्टेक कर दी है, बिल्कुल ये थोड़ी सी गलती है। देखो आप इस चीज को समझना कि एक तो यहां अलवर नहीं आएगा, यहां जो क्वेश्चन में दिया था वो दे रखा था शाही कुंड, क्या दे रखा था? शाही कुंड, ठीक है। तो शाही कुंड जो होगा वो होगा करौली में। शाही कुंड कहां पर है? करौली में। और इसी तरह से जो रामेलाव तालाब है वो है सोजत में, और जो पन्ना सा है वो है झुंझुनू में। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? ए में जो होगा वो कौन सा होगा? 3 होगा, ठीक है। फिर बी जो है, बी करौली, करौली में जो होगा बी में होगा 4, ठीक है। इसके बाद में जो सी है, सी में होगा 1 गैप सागर, और डी है, डी में होगा 2। तो उत्तर आना चाहिए 3 4 1 2, जो कि यहां पर कहीं पर नहीं है क्योंकि सब मिक्स ही कर दिया। तो इस चीज को आप इसको बोनस माने, बाकी अपने को तो जानना है कि भाई इसका सही क्या होगा। तो झुंझुनू में पन्ना सा है, करौली में शाही कुंड है, डूंगरपुर में गैप सागर है, और सोजत में रामेलाव तालाब है। इस प्रकार से होना चाहिए था, तब ये प्रश्न सही बनता, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। सत्य कथन बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मरणोत्तरणी अवार्ड जो 2022 में नंद किशोर सारस्वत को दिया जाएगा या नहीं? सीताराम लाड़स अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? डॉक्टर मोहम्मद सदीक।
मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो 2022 में किसको दिया? जहूर खान मेहर। किसको? जहूर खान मेहर। उपरोक्त सभी सत्य, क्या इसमें से सभी सत्य है या नहीं है? तो आप बिल्कुल देखेंगे ये तीनों बातें एकदम सही है। अगर आपने करंट जी के अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये तीनों बातें सही नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस के किस अधिकारी को अर्जुन पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है? साक्षी कुमारी, ओम प्रकाश मिठारवाल, मगन सिंह या ए व बी दोनों? बिल्कुल आप इसका सही उत्तर देंगे। करण जी के जोरदार है ही, लेकिन साथ में क्या है, आज की क्लास में जो लास्ट में मनोविज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन लास्ट में डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, तो मनोविज्ञान के क्वेश्चंस भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो आपके मतलब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किशोर सागर झील। अब अक्सर मुझे बोलते हैं सर आ किसी झील ले रहा होता है। किशोर सागर झील जो तालाब है, एक तरह से झील बोलते हैं उसको, लेकिन है वो क्या? तालाब। ये है कहां पर? बताओ ये है कहां पर? तो आप देखेंगे ये कहां पर है? कोटा में है। किशोर सागर कहां पर है? कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों, तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बताओ देखें। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेवर, भरतपुर, डेगाना, नागौर, वालदा, सिरोही या ढंड या डूंड जयपुर में? बताओ देखें कहां पर स्थित है सरसों? सिंपल आपने दे दिया होगा, इतने सरल क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे सरसों का पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए। सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए मक्का का, तो मक्का का कहां है? बोसावट। और बोसावट कहां है? बोसावट है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बोसावट बांसवाड़ा में। इसी तरह से अगर आपको चावल का पूछ लिया जाए तो चावल का भी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। इसी तरह से आपको अगर ज्वार का पूछ लिया जाए तो ये अपने वल्लभ नगर, मावली के पास है, उदयपुर में वल्लभ नगर उदयपुर में है। कहां है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। इसी तरह से आपको कृषि अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाए तो कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, है कहां पर? ये भी कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है ना, ये भी कहां पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा और तो मक्का, चावल, ज्वार, कृषि अनुसंधान, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो अपने वो केंद्रीय, एक बहुत कॉमन चीज बताता हूं आपको जो कई बार डाउट अपने बीच में आता है कि जोधपुर बीकानेर का जो दिक्कत है, वो केंद्रीय अनुसंधान नहीं, यही है क्या? केंद्रीय नहीं, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? दुर्गापुरा। कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोग ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये 1965 में स्थापित हुई थी और ये है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1967 जोधपुर में। कहां पर है? 1967 जोधपुर में। ये ऊन विकास बोर्ड और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला के प्रश्न में अक्सर डाउट रहता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। ये 1967 जोधपुर में है और ये 1965 बीकानेर में है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? 71, 66, 59 या 1985? बताओ देखें। ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? काजरी। और काजरी है कहां पर? जोधपुर में। काजरी है कहां पर? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। और इसके अंतर्गत मतलब इसके
जो 5 उपकेंद्र बनाए गए हैं आपको वो भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से इसके उपकेंद्र हैं। तो उसमें जहां तक मुझे पता है जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर और पाली, बीकानेर, पाली और लेह और भुज, यही है क्या 5 उपकेंद्र? मैंने तो यही पढ़ रखे हैं, बाकी आप ज्यादा विद्वान हो। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से आपको एक ये भी पता होगा कि जो आफरी है, आफरी, ठीक है, याद रखना आफरी में 2 सन इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना। आफरी की पहले जिस तरीके से भी स्थापना हुई थी आप याद रखना, इसकी स्थापना जो है वो 1987 में हुई थी, लेकिन पहले इसका नाम, पहले ये किसी और के अंतर्गत था, लेकिन ये जो आफरी नाम रखा गया था ना, तो ये आफरी आफरी नाम से 1988 में जाना गया था। इसकी आफरी की स्थापना 87 में हुई थी, लेकिन इसका नाम जो आफरी रखा गया वो कब रखा गया था? 1988 में। आफरी मतलब क्या हो गया? आफरी मतलब हो गया शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यही हुआ ना, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये हुआ आफरी का मतलब। तो इस चीज को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जो है 1959 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो है ये किस वर्ष स्थापित किया था? 61, 71, 51 या 95? फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग इसका। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो किस जिले में स्थित है? क्यों वूल, कहीं ना कहीं वूलन से संबंधित आ गया क्या? वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतना आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? टोंक आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान और भूविज्ञान निदेशालय, कौन से निदेशालय हैं? खान और भूविज्ञान निदेशालय जो है वो कहां पर स्थित है? आप देखेंगे कहां पर है खान और भूविज्ञान। खान और भूविज्ञान, भूविज्ञान तो है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। खान और भूविज्ञान जो है वो है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में डैश 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 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध बनाया था। अब ये प्रश्न तो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप इसको बताएं। राष्ट्रीय झील ये कब बनाया था? अच्छा ये तो क्लियर है, वैसे कोई प्रश्न रह गया क्या? ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ 1889, ठीक है यही था, डिलीट कर दिया था मैंने वो प्रश्न, याद आ गया। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे पर उपलक्ष्य में देवली झील पर, तो पहले तो ये पता चल गया कि ये देवली झील पर बना था और कनॉट बांध बना था। ये किसके आगमन? ड्यूक ऑफ कनॉट के फतेह सिंह ने बनाया था, 1889 में बनाया था, ड्यूक ऑफ कनॉट के आने पर बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? सिंपल सी बात है, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? बताओ, देखिए वो कौन सी झील है? तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा, गोमती। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, पटुओं की हवेली कहां स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर या जैसलमेर? अगर आप घूमने गए हैं तो आपको पता होगा कि जैसलमेर में है पटुओं की हवेली। गजनेर पैलेस कहां स्थित है? सवाई माधोपुर, भरतपुर? अभी प्रश्न तो बड़ा छोटा है, लेकिन जो जहां पर भी ये है उस जिले के लोगों के अलावा अगर दूसरों को पढ़ना पड़े तो उनके लिए तो ये जीके है, और हमारे लिए सिर्फ एक क्या है कि हाँ गजनेर पैलेस, तो गजनेर रोड की तरफ जाते हैं तो गजनेर पैलेस आता है, उस रोड का नाम ही गजनेर रोड कर दिया क्योंकि वो गजनेर पैलेस की ओर जाती है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एक है सामोद महल, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के किस जिले में है? सामोद महल, धन आमोद, सामोद, बताओ देखिए किस जिले में है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों का नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको कितनी राशि दी जाएगी? अभी बताए, देखिए क्या परिवर्तन किया है, कितनी राशि दी जाएगी? तो वो राशि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी? 3 करोड़ रुपया। कितना? 3 करोड़ रुपया।
हाँ, इनको मिलान करना है, कौन सा किस खेल से संबंधित है। भाविना पटेल किस खेल से है, निषाद कुमार, हरविंदर सिंह और देवेंद्र झाझड़िया। बताओ देखें, देवेंद्र झाझड़िया बताओ। तीन है क्या? चार, एक, दो। इसका मतलब तीन चार एक दो, यही है ना। ये प्रश्न थोड़ा मुझे कम ही आता है, वैसे सही बताया जहां तक तो। भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में एक, जिसने अभी पीछे कुछ दिनों में टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भाग लिया था, और उस वक्त मेरी पोस्टिंग भी जो है कहाँ थी, वहीं थी। अब बता दो आप कहाँ है भावना जाट। मेरी पोस्टिंग उस वक्त उदयपुर में थी, लेकिन भावना जाट कहाँ की थी या कहाँ की है? भावना जाट है राजसमंद। भावना जाट जो है वो है राजसमंद की। हमारे एक उदयपुर में फतेहनगर में लाइब्रेरी है, वहाँ उस लाइब्रेरी में हमारे जो चौधरी जी हैं वो लेकर मैडम को उन्होंने आमंत्रित किया था, और भावना जाट वहाँ आए थे और बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है उनको मोटिवेट भी किया था, और बिल्कुल करना भी चाहिए। जो युवा आगे जा रहे हैं वो इस तरह से मोटिवेट करते रहे तो बढ़िया है। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा डैश 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 टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। कौन से, किस टूर्नामेंट, यानी कुल मिला के ये कृष्णा नागर जो है किस खेल से संबंधित है, इतना ही बता दो तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बताओ निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? तालाबशाही धौलपुर, बंद बारेठा भरतपुर और गढ़ीसर जोधपुर, गलता जयपुर। बताओ देखें कौन सा संबंधित नहीं है। अब भी जस्ट आ गया, वही सेम चीज आ गई है ना। अभी आपको बताया था कि गढ़ीसर जो है वो किससे संबंधित है। गढ़ीसर जो है वो संबंधित नहीं है किससे, जोधपुर से। कहां पर है गढ़ीसर? अभी बताया है जैसलमेर में। ये सुमेलित नहीं, बाकी तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नक्की झील सिरोही में है क्या? गढ़ीसर जैसलमेर। अब की बार गढ़ीसर जैसलमेर कि गुरुजी अब भाई गढ़ीसर ने तो भूला कौन, बाकी में चाहे कि नहीं भूल जाऊं, है ना। गढ़ीसर, गढ़ीसर जैसलमेर, उमेश सागर जोधपुर, और तलवारा जो है वो गंगानगर में है। तो क्या ये तलवारा गंगानगर में है या नहीं है? तो बिल्कुल ये गंगानगर में नहीं है। जैसे एक मुझे याद है कि उस दिन लाइव कमेंट में एक मित्र कह रहा था, सर आप सरल प्रश्न लाते हो उससे हमारा नुकसान होता है। आपकी ये गलतफहमी है, सरल प्रश्न से भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न आ गया सरल। नीचे ऑप्शन है चार, एक इसका उत्तर है, बाकी तीन जो है ना वो भी तो आपके काम आएंगे। ये 150 प्रश्न का टेस्ट होता नहीं, 150 नहीं होते ये, एक तरह से देखा जाए तो 200-250 प्रश्न होते हैं। इनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन हमारे काम आ जाते हैं। किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित किया गया था? बताओ देखें कब किया गया था। 1818 एडी, 1869 एडी, 1867 एडी या 1817 एडी? अब ये एडी और ईस्वी क्यों लिखा? ताकि आपको पता रहे, एडी अगर लिखा हुआ है तो इसमें भी ईस्वी ही समझा जाना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? एडी, 1869 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल महल कहां है? मानसागर, रामगढ़, तालकटोरा, माउठा। जल महल, एकदम आपने तुरंत उत्तर दे दिया, मानसागर झील में है। कहां पर है? मानसागर झील में है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है, कौन सी हवेली है? दानचंद चोपड़ा। अब ये वास्तव में थोड़ा सा लगता है कि ये और कहां पर आ गई? दानचंद चोपड़ा ये है कहां पर? उत्तर आ गया, मुझे पता है कहां आया। सुजानगढ़ में है। कहां आया? सुजानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की एक सहायक नदी है? तो अब चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक से याद करो तो ट्रिक से होनी चाहिए, बहुत मतलब याद होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, याद होने चाहिए। बनास। नेक्स्ट है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ से करती है, कुंभलगढ़ से करती है, चित्तौड़गढ़ से करती है, भैंसरोडगढ़ से करती है, या कहां से करती है? बताओ, बताओ देखें। बिल्कुल आपने उत्तर दे दिया, चौरासीगढ़ से। नेक्स्ट,
राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ लिया। ये प्रश्न कितनी बार आ गया एग्जाम में? कोई 50 बार आ गया। गलत करके आते हैं लोग। साफ सीधा पूछ रहा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? चंबल है बस। उस वक्त हम दिमाग में लगाते हैं नहीं, चंबल तो राजस्थान में 135 किलोमीटर ही बहती है, बाकी तो ये बाहर बहती है। हजारों तरह दिमाग, सबसे लंबी पूछ लिया, सीधा चंबल कर दो, बात खत्म। कौन सी नदी कामधेनु के नाम से जानी जाती है? उपनाम भी पता होना चाहिए। बताओ देखें, कौन सी है चंबल नदी? आप बताइए, किस नदी की ये तीनों विशेषताएं हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। ठीक है। बेड़च, कोठारी व मोरेल, है ना, बेड़च, कोठारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। बताओ देखिए वो नदी कौन सी है? ये तीनों विशेषताएं निम्न से किसकी है? तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, इसका उत्तर होगा बनास। ये तीनों विशेषताएं जो है वो किसकी है? बनास की है। नेक्स्ट, किस दुर्ग को गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? अब वो जालोर का तो है नहीं, आप सब बता दोगे। सिवाना का है नहीं, आप सब बता दोगे। ठीक है ना। अब बात आएगी इन दो में से। तारागढ़ बूंदी में भी है, तारागढ़ अजमेर में भी है, लेकिन गढ़ बीठली जो है वो किसको कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को गढ़ बीठली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। और वो हमारा हमारा जो गौरव है, हमारा गौरव है, हमारे राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का गौरव है, वो दुर्ग कौन सा है? वो दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? कुंभलगढ़ है। चित्तौड़गढ़, वैसे सारे गौरव ही हैं अपने। धानवन दुर्ग कौन सा होता है? जंगलवाड़ा, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियों? बताओ, धानवन जो दुर्ग होता है कौन सा होता है? बताओ देखें, कौन सा होता है? रेगिस्तान दुर्ग। ठीक है, धानवन मतलब रेगिस्तान। अब ये जो सरल था ना ये प्रश्न, ये प्रश्न जरूर सरल था, लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि बहुत से ये जो टेस्ट हम करवाते हैं ना, इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि अभी तक भी कुछ सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको पता नहीं रहता कि हम कौन सा टॉपिक मिस कर रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ताकि उनको पता रहे अरे यार ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, ताकि वो टॉपिक पढ़ ले। और दूसरा, आईक्यू लेवल सबका समान नहीं है, असमान होता है। तो सब बच्चों को साथ लेकर चलने के उद्देश्य से हमें हर तरह का पेपर बनाना पड़ता है। तो ये था रेगिस्तान। कौन सा था? रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा दरवाजा राजस्थान के किस किले में है? नौलखा हार नहीं पूछा है, नौलखा दरवाजा है। कहां है दरवाजा? रणथंबोर में है। कहां है? रणथंबोर में। किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किस राजा के आश्रम में हुआ था? तो वो हुआ था राय सिंह जी। याद रखना किसके? राय सिंह जी। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले को निम्न, मतलब कौन सा किला कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है क्या? मेहरानगढ़ जोधपुर में है क्या? जूनागढ़ बूंदी में है क्या? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है क्या? तो आप बिल्कुल देखिए, असुमेलित जो है वो ये है, क्योंकि जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लालगढ़ कहाँ है, तो वो भी ध्यान रखना कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, नाहरगढ़ किला। अगला ही प्रश्न फिर आपका और क्लियर कर देगा। तो मिलान कर लो। देखें, अभी मैंने बताया जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। मेहरानगढ़ कहाँ है? नहीं नहीं, मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर में। और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। तो अब मिला लो। अब का आप कहोगे सर ये तो बहुत सरल है। माना 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 सरल है, लेकिन गलतियां होती है। ठीक है। मेहरानगढ़, अब मिलाओ देखें, तीन एक, कहाँ है तीन और एक? यानी तीन मतलब स और अ, उसके बाद में तीसरे में है द, और चौथे में है ब। तो ये चीज तो यहां से बैठ रही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और जिसको ज्यादा सरल लग रहा है वो लास्ट के 15 क्वेश्चन जो साइको के आए तब वेट करना, फिर देखते हैं। किले और उनके स्थान को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किले और उनके स्थान से संबंधित, गागरोन किला झालावाड़ में है क्या? गागरोन। मेहरानगढ़ जोधपुर में, ये तो पढ़ लिया। भानगढ़ अलवर में है क्या? बटनेर का किला बीकानेर में है क्या? अब बताओ देखें, तो सुमेलित नहीं है। तो देखिए,
भटनेर का कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो बनाया गया था, ये बुलंद दरवाजा कहां पर बनाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वो कहां पर बनाया गया था? गागरोन में, अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जूनागढ़ में, कहां पर बनाया गया था बताओ? कहां? गागरोन। बुलंद दरवाजा कहां बनाया गया? गागरोन। अभी थोड़ी देर पहले नौलखा दरवाजा आया था। ठीक है। उसके बाद है राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रंक के नाम से चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, सोनार। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मेहरानगढ़। ठीक है ना, चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा दुर्ग जाना जाता है? मेहरानगढ़ जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या है? जूनागढ़ का पुराना नाम क्या है? मेहरानगढ़ तो होगा नहीं, लोहगढ़ तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा? चिंतामणि। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? अचलगढ़ आता है, अचलगढ़ नहीं, अचलगढ़। अचलगढ़ आता है, शाहबाद आता है, गागरोन आता है या कोटा? आपने एकदम सही उत्तर दिया, गागरोन जो है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। लोहागढ़ दुर्ग अभी हम पढ़ गए, लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? लोहागढ़। तो लोहागढ़ अपने है भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर है? अचलगढ़ जो है ये कहां पर है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़। तो अचलगढ़ जो है वो कहां पर है? आपने उत्तर दे दिया होगा सिरोही। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो आकर कहां गिरती है? सांबर झील में गिरती है। बताओ देखें। तो वो कौन सी है? मानसी, बाणी, कांतली या मेंढा? मेंढा जो है वो आकर कहां गिरती है? सांबर झील में आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे। हाँ देखो, ये यहां पर थोड़े हिंदी के प्रश्न आ गए, लेकिन आज जो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने थोड़े से कट किए थे, तो वो बीच में ऐड नहीं कर सका, और वो लास्ट में मिलेंगे। यानी कुछ अभी तक करंट जीके के और मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन अभी तक लास्ट में है। तो मैं आपको पहले ही, जैसे कुछ मान लो, खैर आप तो रेगुलर देखने वाले हो, तो एक बार अब हिंदी स्टार्ट होगी उसके बाद वापस वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आज क्वेश्चंस का क्रम बदला है, और आगे भी क्वेश्चंस का थोड़ा क्रम बदलेंगे। 65 क्वेश्चन तक नहीं, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, उनको हिंदी के बीच बीच में रखेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको क्या है कि दिक्कत नहीं हो। मतलब आजकल का पेपर का पैटर्न भी ऐसा आ रहा है, आपने नोटिस किया होगा भी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में यही हो रहा है कि सारा बीच बीच में, मतलब साइको पूरी बीच में आ रही है। तो उस तरीके से करेंगे। चलिए, तो अब हम हिंदी स्टार्ट करते हैं कि अशुद्ध पर्यायवाची समूह बताओ। उन्नति, विकास, उत्कर्ष, उदय, आरोहण, तद्भव, उपहास, परिहास, अतिहास, जनन, उद्गम, व्युत्पत्ति। तो ये पूछ रहा है अशुद्ध पर्यायवाची। बाकी सारे सही हैं, लेकिन देखिए उपहास, परिहास और अतिहास ये पर्याय नहीं है। ये क्या है? अतिहास, हंसने की अति, पर एक में मजाक उड़ाना होता है, एक में हंसने की अति हो जाती है। ठीक है ना, मजाक, तो ये चीज अलग है। किरण शब्द का पर्यायवाची है, क्या है? शिट, ये तो डबल डबल आ गया। अब बताओ क्या करें। खैर, दो जगह हिमांशु आ गया। आ गया तो आ गया। पूछ क्या रहा है? किरण शब्द का पर्यायवाची। और इन चारों में से किरण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? मरीचि है। यानी हिमांशु भले ही दो बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका उत्तर तो है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किरण शब्द का जो पर्यायवाची है वो है मरीचि। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो पूर्णतः सही है? आप बताओ देखें। सुता, तनया, तनुजा, मेदिनी, प्रसन्न, गुल, सुमन, मंजरी, असी, असी, खड़ग, चंद्रहास, नभचर, चतुर, पटु, सलील, सदन। तो आप नोटिस करेंगे, देखो नभचर अलग है इसके अंदर। ठीक है, यहां पर चतुर, सलील, सदन, तो सलील भी अलग है, पटु भी अलग है। और सुता, तनया, तनुजा और मेदिनी, क्या ये सेम चीज है क्या? मेदिनी। ठीक है। जबकि यहां पर ये जो हैं, ये चारों के चारों पूर्णतः सही हैं और एक दूसरे के ही माने जाते हैं। पूर्णतः ये सही है, प्रसून, गुल, सुमन और मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वत, क्या?
नहीं है। उस दिन मैंने गलत पढ़ा था, एक ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा नहीं था, मैंने पढ़ा था है, तो वो एकदम गलत था। आवाज क्लियर है? ओके। हाँ, तो पर्वत, भूधर, शैवाल और नग पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। आप बताएं, देखें क्या उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। देखें, शैवाल, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। शैवाल जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है कि सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। कौन सा एक सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर आप बिल्कुल सही दे रहे हैं। कमला जो है वो सरस्वती का नहीं है। शारदा होता है, वाणी होता है, वीणा पाणी होता है, लेकिन कमला किसका है? लक्ष्मी का है। क्या हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है? सॉरी, है, युग्म है। समीर, अनिल, अनल, पवन, शकुन, निर्वात, वायु, द्विज। देखिए ये नहीं होता है, शकुन भी ये नहीं है, अनल ये नहीं है, समीर और अनिल ये दोनों ही हवा के पर्यायवाची युग्म है। कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, पुष्प, प्रसून और पुंडरिक। पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो देखिए कमल का पर्यायवाची जो है पुंडरिक काक्षा क्या होता है? पुंडरिक होता है, न कि बाकी कमल वगैरह कुछ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब्ज, अब्द का युग्मक अर्थ बताओ। अब्ज और अब्द। बादल, समुद्र, कमल, बादल, वर्ष, शताब्दी, कमल या विराम करना। बताओ देखें, तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्ज यानी कमल, अब्द यानी बादल। अब्ज यानी कमल और अब्द यानी बादल। नेक्स्ट है देव और देव का अर्थ क्या है? भाग्य, दानी, ईश्वर, दानवीर, ईश्वर भाग्य, ईश्वर देवता। देव और देव, बस वो कल उसी तरह से अंतर था, इसी तरह से बेल और बेल। समझ गए बात को? तो बताओ देखिए क्या होगा, देव और देव में दोनों में अंतर क्या है? देखो, ये देव तो होता है ईश्वर और ये देव होता है भाग्य। याद रखना, बहुत अच्छा शब्द युग्म है ये, बहुत अच्छा शब्द युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, बदन और वदन। बदन यानी क्या होता है और वदन यानी क्या होता है? बिल्कुल आप एकदम फटाफट उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा बदन यानी शरीर और वदन यानी मुख, तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर और मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल शब्द अछूता का वाक्यांश में रूपांतरण है, क्या होता है? अछूता जो होता है, जो छुआ न गया हो, जो छूने योग्य न हो, जिसे छुआ न जा सके, या अछूत का स्त्रीलिंग। बताओ देखें, तो जो छुआ न गया हो वही अछूता है। अछूता अर्थात मैंने अभी तक इसको छुआ भी नहीं है। निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अनिरुद्ध शब्द का प्रयोग होता है? जिसकी रोकथाम असंभव हो, जो कभी बाधित न हुआ हो, जो निर्वाह के योग्य न हो, जिसको जिसका विरोध न हो सके। बताओ देखें, तो इसका उत्तर क्या होगा? जो कभी बाधित न हो वही है अनिरुद्ध। नेक्स्ट है, जो कृपा से युक्त हो वो अनुग्रहित होता है, कृपाकांक्षी होता है, या फिर क्या होता है? तो जो कृपा से युक्त हो, है ना, मतलब जो किसी की कृपा से युक्त है वो अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। कृपाकांक्षी तो कृपा की आकांक्षा रखने वाला होता है। ठीक है, कृपा निधान कृपा करने वाला होता है। प्रार्थी जो कृपा चाहने वाला होता है, लेकिन कृपा से युक्त होता है वो अनुग्रहित होता है। तो देखते हैं, जिंदा रहने की इच्छा कौन सी होती है, मरने की इच्छा कौन सी होती है, मोक्ष प्राप्त की कौन सी होती है और युद्ध की कौन सी होती है? तो इसमें से दो आपको बढ़िया मिल जाए, जिंदा रहने की जिजीविषा और युद्ध करने की युयुत्सा। तो ए में दो और डी में एक, ये ढूंढ लो आप। ए में दो और डी में एक, ये आप, अच्छा ये तो दोनों मिल गया। देखो यहां भी मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, यानी अब आ गया बात मरने की इच्छा और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो मरने की इच्छा कौन सी होती है और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा कौन सी होती है? तो देखो तीसरा जो है उसमें कौन सा होगा? सी में क्या होगा? अच्छा अच्छा, ये कहां है? अच्छा बी में देखना है ना, मैं भी कहां देख रहा हूं बी। इसमें क्या होगा? मुमूर्षा। मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, और मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है। सी में हो जाएगा 4। तो ये हो गया, फिर ये उत्तर हो गया। ठीक है, अब
इस प्रश्न को अगर मान लो कोई कहे कि सर ये सरल है, तो सरल नहीं है, यहां पर गलतियां हो जाएगी, यहां पर गलतियां कर देगा स्टूडेंट जब इसको करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अनेकार्थक शब्द हरि का प्रयोग किस अर्थ में होता है? हरि जो है तो हरि विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज। किरण, पर्वत, वायु, कोमल, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। उपयुक्त सभी अर्थों में अनेकार्थक शब्द हरि का प्रयोग होता है, हरि का प्रयोग होता है। अनेकार्थक शब्द है, उनके द्वारा धारित अर्थों की दृष्टि से असंगत आप बताना है, इसमें से कौन सा असंगत है? कुंभ, घड़ा, हाथी का मस्तक, क्षेत्र, खेत, खेत, शरीर, स्त्री, ग्रह, नगर, प्रसव, जन्म, फल, फूल, कमल, पेन, हथियार, हत्ता, स्वरूप। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न सरल नहीं है, ये प्रश्न अपने आप में कठिन प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमल। ये पूछ रहा असंगत, बाकी तीनों सही है। कमल का पेन, हथियार, हत्ता, भाई कमल को हथियार थोड़ी कहेंगे, ये सही नहीं है। आज मेरा पढ़ने में नहीं लग रहा मन, शरीर, हृदय, क्या नहीं लग रहा पढ़ने में? अब ये भी कितना छोटा प्रश्न है और कितना सरल प्रश्न है, लेकिन देखते हैं इसका उत्तर आप देते हो। आज मेरा हृदय नहीं लग रहा, शरीर नहीं लग रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। हृदय ये नहीं लगा, क्योंकि पढ़ना हृदय से थोड़ी पढ़ा जा रहा है, नहीं। मन, क्या करें? मन का अचार डालेंगे। चित्त, चित्त का मतलब होता है ध्यान। आज मेरा ध्यान पढ़ने में नहीं लग रहा, तो इसका उत्तर क्या होगा? चित्त होगा। लेकिन आपा बोला कहीं है सकलो, आज मेरा मन को नहीं पढ़ने दो, यही बोला नहीं, लेकिन गलत हुआ है। अपने मन का पश्चाताप जो होती है वो क्या कहलाता है? लज्जा, ग्लानि, खेद, झिझक। जो मन से पश्चाताप होता है वो क्या कहलाता है? ग्लानि कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लानि। किसी बात का मिथ्या ज्ञान जो होता है वो संशय होता है, भ्रम होता है, शंका या संदेह। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान को कहता है संशय। ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे और ऐसा ठंडा जो अच्छा, ऐसा ठंडा जो अच्छा ना लगे और ऐसा ठंडा जो अच्छा लगे। शीतल, ठंडा, शीत, शीतल, थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ठंडा, जो अच्छा नहीं लगता, ऐसा ठंडा, उसे बोलते हैं शीत। अब आज ठंड है, आ चौकी लगा, बिल्कुल कौन चौकी लगे। और गर्मियों में जो ठंडा पानी अच्छा लगता है वो होता है शीतल जल। इसका मतलब ऐसा ठंडा, इतना ठंडा जो अच्छा लगे। नेक्स्ट, रमेश को अपने पुत्र के निधन पर गहरा क्या हुआ? विषाद, दुख, खेद या फिर शोक। इनमें से क्या हुआ बताओ? देखें रमेश को ठीक है, क्या हुआ? दुख हुआ। नेक्स्ट, आपस में न बनना, आपस में लड़ना के समानार्थक क्या है? देखो आपस में न बनना, अब देखो खटपट, अनबन, अनबन, खटपट, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। तो आप एकदम सही उत्तर देंगे इसका। बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कठिन है, सरल भी है कठिन भी है। जो आपस में नहीं बन, न बनना, अनबन होती है ना। मेरी अनबन हो रखी है, मतलब हमारी बनती नहीं है अभी। और आपस में लड़ना, उनके बीच में आज खटपट हो गई, इसका मतलब उनके बीच में आज कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई। नेक्स्ट, आलस्य व तंद्रा का अर्थ क्या है? सुस्ती, ऊंगना, उबासी लेना, नींद लेना, सोना व ऊंगना, या उसमें से कोई नहीं। बताओ देखें। आलस्य होता है सुस्ती और तंद्रा अवस्था होती है ऊंगना। निद्रा मतलब खत्म हो जाती है सुबह 5 बजे के बाद में, ठीक है, गहरी नींद से हम जाग जाते हैं, वो होती है निद्रा। उसके बाद जो हम पड़े रहते हैं चारपाई पर, है ना, नींद आंखों में होती नहीं है, ऊपर कोई आवाज आ रही है, सुनाई देता है, फिर भी हम जबरदस्ती पड़े रहते हैं ढीठ बनकर। वो अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तंद्रा अवस्था होती है। वो निद्रा नहीं होती, वो क्या होती है? तंद्रा होती है। अज्ञात भय को कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रास, निडर, निर्भय या अभय। अज्ञात भय को क्या कहते हैं? बताओ देखें बताओ देखें अज्ञात भय को। चल रहा है ना सही? 54, 40, ओके, ठीक है। हाँ,
तो अज्ञात भय को क्या कहते हैं? अज्ञात भय को कहते हैं त्रास। क्या कहते हैं? त्रास। नेक्स्ट है भाषा को सीखने के पक्ष हैं पढ़ना लिखना व्याकरण सभी। अगर किसी भाषा को सीखना चाहते हो तो आपको किन का अध्ययन करना पड़ेगा? तो भाषा को सीखने के लिए हमें सभी का ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल पढ़ना या केवल लिखने से भाषा सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पठन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बताओ। देखें, हिंदी भाषा की ध्वनि, भाषा का रूप, भाषा का अर्थ या सभी। तो हिंदी अगर पढ़नी है तो आपको ध्वनि का, रूप का, अर्थ का, तीनों का पता होना चाहिए, इसलिए उत्तर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के शिक्षक को, भाई आप अगर हिंदी भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? कुशल अध्ययन, विद्यार्थी की मातृभाषा, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बाकी कुछ आए ना आए, आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस भाषा में स्वर लिखे जाने पर उसका उच्चारण अवश्य होता है? मतलब जिसमें भाषा में स्वर लिखे जाने पर उसका उच्चारण भी होता है, वो कौन सी भाषा है? अपनी भाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहा जाता है। मतलब बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहा जाता है। बताओ। देखें कौन क्या पूछ रहा है ये? बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहा जाता है। उस वर्गीकरण को कहते हैं सतही वर्गीकरण। क्या कहते हैं? सतही वर्गीकरण। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? टीएटी बताओ। देखें, टीएटी है स्थितिपेक्षी। किस प्रकार का है? स्थितिपेक्षी। और कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? इनमें से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो आप बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार से आप व्यक्तित्व मापन की, ये मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में जो उत्तर होते हैं ना, वो उत्तर यूं मान लो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। आप अपनी जो क्या कहते हैं उसे, साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू जो होता है, उसमें आप कभी भी ऐसे उत्तर नहीं देते हैं जो आपका दिल चाहता है, आप जो सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व जो बोलता है। आप देखते हैं इंटरव्यू के लोग तैयारी करते हैं। तैयारी का मतलब क्या हुआ कि नहीं नहीं आपको यह उत्तर मत दे देना, आप ये उत्तर पूछ लिया कि आप क्या बात है कि ऐसा ही क्यों बनना चाहते हैं? बोला मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। तो क्या ये वास्तव में देश की सेवा करना है? उत्तर नहीं है। उत्तर है ना, देश की सेवा करना है तो आर्मी में जा, देश की सेवा ही करनी है। तो वो बात है, इंटरव्यू से आप व्यक्तित्व निर्माण नहीं कर सकते। सीएटी व्यक्तित्व की परीक्षण की कौन सी विधि है? तो वापस आ गया मुझे लग रहा है, ये अभी यही था क्या? अच्छा, वो टीएटी था, अब की बार सीएटी आया है। वो था स्थिति, टीएटी था स्थिति प्रेक्षी, और ये है प्रक्षेपी। ये कैसी प्रणाली है? ये है प्रक्षेपी प्रणाली है। ठीक है ना, ये प्रक्षेपी प्रणाली है। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण, जो सीएटी होता है, उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले कार्ड की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5, 10, 15, 18 कितनी संख्या होती है? तो संख्या होती है 10 संख्या होती है। कितनी होती है? कार्डों की संख्या 10 होती है। पीछे पीछे जो चलता है उसके लिए अगर आपको एकल शब्द चुनना पड़े तो कौन सा शब्द चुनोगे? बिल्कुल आप उसके लिए शब्द चुनोगे अनुगामी। अनु का मतलब ही होता है पीछे, और गामी यानी गमन करने वाला। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है के लिए प्रयुक्त क्या है? रनिवास, अंतःपुर, हरम खाना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी प्रश्नोत्तर क्या होगा? उक्त सभी। तीनों ही बोला जाता है रनिवास को। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, मतलब कई जगह से मिलकर इकट्ठा हुआ के लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो शब्द कौन सा होगा? बताओ। देखिए, वो होगा, अरे मैं कहां चला गया? हाँ, वो होगा एकीकृत। क्या होगा? एकीकृत। मतलब संकलन नहीं होता, कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत करना, किसी चीज को एकीकृत करना। ठीक है। नेक्स्ट, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसके लिए क्या शब्द है? जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वो है शुधातुर। भूख मिटाने के लिए, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, शुधातुर। हाँ ठीक है, शुधातुर। बुभुक्षित, शुधातुर ही होगा ना? हाँ, शुधातुर। नेक्स्ट है कलुष का विलोम क्या होगा? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्कर्ण? तो वो होगा
निष्कलुष होगा। क्या होगा? निष्कलुष। उसके बाद में है कौन सा विलोम शब्द शुद्ध है? अंधकार का रोशनी होता है, विलोम का प्रतिलोम, अधम का मध्यम होता है, या अमर का मृत्य होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर आप देंगे बिल्कुल। बताओ, देखें ये पूछ रहा है शुद्ध। क्या पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है। देखो ये शुद्ध है, जबकि आपको आपके दिमाग में कहीं गलती से अगर आ रहा है मृत्यु, अगर ये दिमाग में आ रहा है तो ये गलत है। अगर अमर का अगर मृत्यु दिखाई दे तो गलत है, अमर का मृत्य होगा, मृत्यु नहीं होगा। याद रखना, ये ऐसा नहीं मिसप्रिंट है, एकदम सही लिखा हुआ है। इसको आप जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है? कोई किताब में भी है। मेरे नोट्स, व्याकरण वाले जो नोट्स हैं, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज परचेज की उसमें नोट्स की पीडीएफ भी डाल रखी है, तो उसमें से देख लेना। आपको जितने पन्नों की आवश्यकता है उतने ही निकलवाएं। लास्ट में कुछ पन्ने राजस्थानी भाषा के हैं, राजस्थानी भाषा वो जो अपने रीट में लगते थे ना, वो पन्ने वो आपके काम के नहीं है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? आदर्श, कल्पित, मिथ्या और उक्त सभी। अच्छा, यथार्थ, अच्छा प्रश्न है। बताओ, देखिए यथार्थ का विलोम क्या होगा? वैसे सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा भी है। बताओ देखिए क्या होगा? यथार्थ, आपने नोटिस किया है? यथार्थवादी दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण अपोजिट है। यथार्थ जो वास्तव में है, कल्पना जो वास्तव में नहीं है। कल्पना यानी जो मिथ्या, यथार्थ, वास्तविक, मिथ्या जिसकी केवल कल्पना, यानी तीनों ही हैं, तो उक्त सभी होगा, उक्त सभी होगा। नेक्स्ट, अतुन, अतुन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत ही कठिन है। अब आप इसको भी मैं कोई सरल मानेंगे, लेकिन मैं बताऊं हकीकत, अतुन का जो पर्यायवाची है वो है, ये प्रश्न कठिन है। बताओ देखिए, होगा कामदेव, जबकि जिन्होंने पढ़ रखा है केवल उसी को आएगा, तुक्के से नहीं आएगा। नेक्स्ट है, उच्चारण को सुधारना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? टैप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, चार्ट, सभी। उच्चारण को सुधारना है तो इन तीनों की आवश्यकता पड़ जाएगी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि किस भाषा की है? ये सरल प्रश्न है, ये तो उर्दू का है, सबको पता है ना? हिंदी की है। किसकी है? हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बताओ देखिए किस साइड से लिखी जाती है? ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो ये क्या है? ये बायां है और ये दायां है, तो क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं। व्याकरण में किसकी सहायता से शब्दों का निर्माण किया जाता है? किसकी सहायता से शब्द का निर्माण होता है? ध्वनि, अक्षर, वर्ण, सभी। तो याद रखना, अब सभी मत कर देना, वर्णों की सहायता से शब्द का निर्माण किया जाता है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? ये अब सरल प्रश्न है लेकिन आपको याद रहना चाहिए। मुझे तो तब का याद है, हालांकि अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। बस शारीरिक रचना, शील गुण, त्वचा, बालों के रंग, सामाजिकता। तो बताओ देखें इसका उत्तर, इसका उत्तर है शारीरिक रचना। अब देखो हिंदी के प्रश्न आज गए, गारंटी से बोल रहा हूं हिंदी के प्रश्न सरल नहीं थे, सरल नहीं थे, सिली मिस्टेक वाले प्रश्न थे। जीके में भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े कठिन थे। अभी तक मनोविज्ञान बाकी पड़ी है और मनोविज्ञान आईसीटी के क्वेश्चन आने बाकी पड़े। तो पेपर में रेशो वही रहता है 130 वाला। 130 एक प्रश्न होते हैं अच्छे जो करने के लिए होते हैं, 20 एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिस्क खेलने के लिए होते हैं, ठीक है? इसलिए सरलता के चक्कर में गलत मत कर देना। नेक्स्ट, एकांत में अगर विश्वास रखने वाला, जो एकांत में बैठा रहता है दिन भर, किसी से कोई मतलब नहीं है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति। लेकिन खैर आजकल नहीं बोलते हैं, क्योंकि आजकल सब एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक वो खिलौना हाथ में आ जाता है, छोटे बड़े सबको के लिए, तो वो चाहते हैं बस इस खिलौने के साथ हम अकेले बैठे रहें, और अकेला बैठे मन कोई टोके न कोई बात। दिए गए अनेकार्थक शब्दों के गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी इसमें एक जगह गलत है, तो सारंग, मोर, सर्प, बादल, हरिण, स्त्री, रस, आनंद, प्रेम, स्वाद, अर्क, तत्व। ये क्या पूछ रहा है? गलत विकल्प एक गलत है, 3 सही है, ये सबसे बड़ी बात है।
देखो ये एकदम राइट है। सूरदास जी के दृष्टिकूट पदों में हम ये सारे पढ़ते हैं। और रस का भी ये सही है सारे। लक्ष्मी जी का भी शोभा लक्ष्मी संपदा कुमकुम वाणी। अब वाणी तो यार सरस्वती का होता है, यहां थोड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, यहां ये डाउट आ रहा है। और मराल सूर्य जीवात्मा, ये कपूर हंस होता है क्या? अब यहां इसमें दो में डाउट। अब ऐसा मेरे एक के थोड़ी हो रहा है, ये डाउट तो आपके भी आएगा। तो देखिए बहुत ही गजब प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और ये जो वाणी और कपूर का डाउट है, अब हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन पे? अब ये इस प्रश्न को कोई सरल समझता है तो हम ये सोचते हैं, देखो क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि वाणी जो है वो सरस्वती का है। ठीक है, वाणी सरस्वती। और इधर कपूर हमें लग रहा है कि कपूर नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि इसका राइट उत्तर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि भले ही वाणी आपको लगे कि सरस्वती का, क्योंकि हम वहां पर वाणी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होता है, पर्याय देखते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे कौन से शब्द हैं? अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं। शोभा भी जो है श्री का है, शोभा भी श्री का है, लक्ष्मी संपदा। वाणी जो है वो श्री के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो याद रखना, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये सरल प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत ही सोच समझ कर हल करने होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। और हम, चूंकि हमें यह नहीं पता होता कि कपूर हंस का है या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि निशाना लगाएंगे वाणी पर और हम 2.66 गलती में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सही चल रहा है ना? ओके, 1 6 ठीक है। हाँ, लाल सूर्य, सूर्य का अर्थ, सूर्य का अर्थों को धारण करने वाला अनेकार्थक जो शब्द है वो बताओ, देखें कौन सा होता है। लाल और सूर्य वगैरह इनके लिए, मतलब जो लाल के लिए प्रयुक्त होता है और जो सूर्य के लिए भी, बताओ देखें तो कौन सा अनेकार्थक शब्द है? तो वो शब्द हो जाएगा अरुण। कौन सा हो जाएगा? अरुण। अरुण, क्योंकि बाकी जो है भाई, ये लाल के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो ये सूर्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता, लेकिन ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, अरुण। नेक्स्ट है, अनेकार्थक शब्द कर्ण का प्रयोग जो है निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता है? बताओ। अस्थि, चौराहा, कुंती, पुत्र और कान, पलवार, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। तो जो कर्ण है ना, कर्ण का मतलब अस्थि भी होता है, चौराहा भी होता है, और कुंती पुत्र भी होता है, कान भी होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी होती है, लेकिन पलवार और समकोण जो है इसके अनिकार्थी नहीं है। भाषा संबंधी भूल को क्या कहा जाएगा? अगर आपके भाषा संबंधी कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को हम क्या कहेंगे? पाप कर दिया भाई, तूने भूल नहीं की है, पाप कर दिया, ऐसे कहेंगे? नहीं, वो त्रुटि होती है, ना तो पाप है, ना अपराध है, न द्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि छाग और छाक का अर्थ क्या माना जाता है? कितना गजब प्रश्न है, छाग और छाक, है ना? अब मैं यूं मानूं कि पहले मेरे नहीं पढ़ा हुआ कभी, अभी पेपर बनाते समय पढ़ा था। छाग और छाग, सूप, बकरा, बकरा, बकरा तृप्ति, नशा, मक्खन, बकरी कमजोर और नशा। तो इसका उत्तर क्या है? बकरा और बकरा तृप्ति और नशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा और धावा। दवा यानी क्या और धावा यानी क्या? अग्नि, अच्छा दवा नहीं है, दावा है, मैं बार बार, दावा नल होता है ना, दावा। दावा यानी अग्नि, और धावा दौड़ना, याचिका, खेल, हमला। प्रश्न तो सरल है मगर फिर भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, इसका मतलब प्रश्न तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, ये दावा वो दावा नल वाला नहीं है। देखो भाई, मैं दावा करता हूं, दावा करता हूं इसका मतलब वाद, वाद, और धावा मतलब हमला। अब अपने दिमाग में दावा नल वैसे चल रहा है कि दावा लेकिन वो तो एक तरह से यूं दावा नल, तो उसमें तो क्या होता है, पीछे जो अनल है उसका मतलब होता है आग। तो दावा वैसे जंगल का आता है कि भाई दावा नल जंगल में लगने वाली आग है ना। तो यहां पे होगा वाद और हमला। तरी और तरी, तरी और तरी, बताओ देखें ना क्या होगा? एक दिन मैं बताया था तर और तर, एकदम उत्तर होके कहां से है, मतलब गीला होके कहां से है, वैसे ही है। तरी या नाव और तरी यानी ठंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? प्रक्षेपण शब्द ध्यान रखना, प्रक्षेपण जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल आप एकदम सही बता रहे हो, फ्रायड ने किया था। किसने किया था? ये कि फ्रायड ने किया था। चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे। निम्न प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? वो विधि कहलाती है प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी व्यक्तित्ववाद। तो ये होती है अप्रक्षेपी। प्रश्न सरल नहीं है, मैं सब जानता हूं, आज का पेपर सरल नहीं है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो सूचना और प्रौद्योगिकी है उसमें क्या क्या सम्मिलित है? ऑनलाइन, एजुसेट, क्या है? तो ये देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में तीनों चारों बातें आ जाती है। ऑनलाइन, एजुसेट के माध्यम से, या वेब बेस्ड इंटरनेट के माध्यम से सीखना, ये तीनों चीजें सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाती है। नेक्स्ट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य बताओ, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य सूचनाओं का संग्रहण करना है क्या? संप्रेषण भी करना है क्या? फिर बाद में प्रोसेसिंग भी करना है क्या? याद रखना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का कार्य संग्रहण करना, संप्रेषण करना, प्रोसेसिंग करना, तीनों है। उपयुक्त सभी। मैं फिर कह रहा हूं, काम के प्रश्न है, हो सकता है डिटो ये नहीं छपे एग्जाम में, लेकिन इनसे रिलेटेड चीज आ गई ना तो भी आप सॉल्व कर दोगे, इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अधम, महान, उधम, मध्यम या उत्तम, कौन सा होगा? बताओ, देखें, अधम का होगा उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विलोम शुद्ध है? अतिथि, आतिथ्य, अपराधी, निपराधी, ये तो गलत ही हो गया, छोड़ो। दोषी, निर्दोषी, अभियुक्त, आरोपी। विलोम पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, तो ये सही है। अतिथि और आतिथ्य दोनों में अंतर है, दोनों अपोजिट है। अतिथि, खुद अतिथि बन के जा रहे हो, आतिथ्य आप सामने वाले से करवा रहे हो। उन्नति का शुद्ध विलोम क्या होगा? अनुन्नति, प्रगति, अवनति, अनिति। अब यहां आप इसको गलत कर दोगे, इसको गलत कर दोगे, दो में कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आप सोचोगे इसमें से क्या होगा। लेकिन उन्नति का प्रगति नहीं होता, प्रगति और उन्नति तो एक ही चीज है। प्रगति भी आगे बढ़ना, उन्नति भी आगे बढ़ने की ओर है। अवनति मतलब डाउन होना। घात और आघात का विलोम शब्द क्या होगा? घात, आघात। अच्छा, घात का विलोम क्या होगा और आघात का विलोम क्या होगा? इस तरीके से बताना है। प्रश्न को समझा नहीं मैंने, ठीक है, आप बता दो आपने समझा। घात, किसी ने हम पे हमला किया तो वापस हमला किया, यानी प्रतिघात। आघात, प्रत्याघात। तो राइट उत्तर क्या होगा? प्रतिघात और प्रत्याघात। बता, क्या तो सरल है प्रश्न? सरल नहीं है। एग्जाम सेंटर पर बैठकर अगर इसी पेपर को हल करोगे तो 120 से ऊपर निकलने वाले का मतलब 120 तो सेफ स्कोर माना जाएगा। कृति और कृति, क्रय की गई वस्तु एक कीट, रचना या समीक्षक, रचना या चतुर, एक कीट या और करने वाला, इनमें से कौन सा सही है? बताओ देखें। कृति तो आपको पता चल गया कि रचना होती है, यानी आप इन दोनों में कंफ्यूज होगे, बस ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, मुझे पता है। कृति समीक्षक होता है, चतुर होता है। तो याद रखना, कृति में जब बड़ी मात्रा होती है वो होता है चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कपीश और कपीश, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कपिश और कपीश, बताओ देखें। वानर, हनुमान, सुग्रीव, सुग्राव नहीं है, यह है सुग्रीव, हनुमान, भूरा, बादामी, सुग्रीव, हनुमान। तो ये जो कपीश है, छोटी की मात्रा है, इसका मतलब होता है भूरा या बादामी, और कपीश का मतलब होता है सुग्रीव या फिर हनुमान, क्योंकि जो कपियों का स्वामी सुग्रीव भी राजा था और हनुमान तो कपीश कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा है। देखो इसमें आप क्या करना, ये देखो यहां पे बिंदी है नीचे और इसमें भी यहां पर बिंदी है, ठीक है ना, इसको बिंदी। जर, जर, जरा, जरा। अब इस प्रश्न को सही करोगे, देखते हैं कौन कौन सही करता है। जर, जर, जरा और जरा। अब ये सरल नहीं है,
ये नुक्ता लगाना भी अपने आप में बहुत टेढ़ी चीज है। बताओ देखिए जल्दी से। इसने तो मुझे लग रहा है किया ही नहीं सही। ऑप्शन आपको मिल गएगा, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन इसमें आप एक चीज करना, चलो आपको पहले तो इसमें आप ऑप्शन ढूंढो। ऑप्शन आपको सही मिला। इसको, चलो इसको मैं क्या बताऊं, आप सीधा ही बताओ। इसमें ऑप्शन नहीं है, गलत है इसमें ऑप्शन। ऑप्शन गलत है इसमें। देखो, जर मतलब होता है विनाश। क्या मतलब होता है? विनाश। जर का मतलब होता है विनाश। और अगर जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हो, ठीक है, उस वो होता है जर। जर यानी दौलत, सोना, है ना। जैसे हम बोलते हैं जर जोरू जमीन, बोलते हैं ना। तो जर मतलब होता है दौलत, सोना, ठीक है। उसके बाद जरा। जरा का मतलब तुलसी जरा सो फरा, है ना। जरा सो जरा, तो जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था। और जरा, जरा का मतलब थोड़ा या कम। तो इसमें यूं होना चाहिए, 2 3 1 और 4। 2 3 1 4 ये होना चाहिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। 2 3 1 4। अब जैसे अब छोटी सी बात आती है कि जैसे इस टाइप से ये गलती आ गई है ना। अब होता क्या है कि हम जब पेपर करेक्शन करके देते हैं, तो करेक्शन करके देते हैं, अब मान लो जिसने भी टाइप किया उसने तो ये 2 3 1 4 किया नहीं। अब होता क्या है, गलती तो किसी और की, लेकिन उसमें सारा सुनने को किसको मिल जाता है? सर पेपर में इतनी गलती आ रही है, आप चेक नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो। अरे सामने वाले को एकदम ढंग से दे दिया, उसने किया ही नहीं। तो ये कई बार होता है कि टीम ढंग से अगर काम नहीं करती ना, तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी यह है कि अगर काम किसका है? मेरा है। और आगे किसको बढ़ना है? मुझे बढ़ना है। तो सारी मतलब वो कहता है ना कि अगर तारीफें अगर मुझे सुनने मिलती है, तो फिर बुराइयां भी मुझे ही सुनने को मिलती है। बस वो बात है। फिर भी चलो, आपको गलत न दे मैटर, इसके लिए मैं बता देता हूं। 2 3 1 4 ये होना चाहिए। यानी इसमें यहां होना चाहिए 2 3 और फिर 1 और फिर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द अक्ष का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता है? यानी इसमें से एक जगह अक्ष का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। बताओ किसमें? सूर्य, सांप, आंख, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, चौसर के पास है और पहिया। तो वो होता है ईश्वर और ब्रह्मा, इसके अर्थ में नहीं होता। नेक्स्ट है, अनेकार्थक शब्द नाग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? नाग, सांप, पहाड़, जल, अच्छा सॉरी ऐसा नहीं पढ़ना। पहाड़, नगीना, सांप, हाथी, जल, कमल, सांप, ज्ञान, सांप, हाथी, वायु का एक भेद, सांप, लोमड़ी, जल का एक भेद। देखो मैं बताता हूं। नाग मतलब ये होता है क्या? नगीना। खैर ये पूछ रहा है किस अर्थ में होता है। ये लो साहब, सीधा सीधा अर्थ बता देता हूं। सांप, हाथी और वायु का एक भेद भी नाग कहलाता है। नेक्स्ट, अनेकार्थक शब्द पान का प्रयोग जो है निम्न में से किस अर्थ में? पान का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में नहीं होता है? बताओ। पान का अर्थ, पान यानी पीना, पान यानी पत्ता, पान यानी तंबाकू, पान यानी जहरीला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनेकार्थक शब्द पुष्कर, इसका प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? बताओ देखें। पुष्कर जो है, इसका जो प्रयोग है वो किस अर्थ में नहीं होता है? पुष्कर का तो ये अर्थ नहीं होता है, पहाड़ और हाथी। तो पुष्कर जो है कमल होता है, पुष्कर एक तीर्थ होता है, तालाब होता है, आकाश होता है, बाण हाथी के सूंड के आगे का भाग, लेकिन पहाड़ और हाथी नहीं होता। नेक्स्ट है, असंगत विलोम युग्म चुनिए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, तुकांत, अतुकांत, अनुराग, उपराग, अकर्मक, सकर्मक। आपको उत्तर मिल गया होगा बिल्कुल, ठीक है ना। अनुराग का अर्थ उपराग थोड़ी होता है। अनुराग तो प्रेम को बोलते हैं, तो प्रेम का विलोम शब्द ये थोड़ी होता है। असंगत है, ये बिल्कुल असंगत है। बाकी तीनों के तीनों संगत है। शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी, लंबोदर, पिपाक या पिनाक, कौन सा होगा? तो शिव का तो ये तो आपको रटा हुआ होगा। शिव का पर्याय होता है पिनाकी। शिव को क्या बोलते हैं? पिनाकी। अब कठिन प्रश्न आने वाले हैं,
बहुत जल्द शुरुआत होने जा रही है इसके बाद में। निम्नलिखित वाक्यांशों को उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द से सुमेलित कीजिए। जो बात रहस्यपूर्ण हो, जो बोल नहीं सकता, जिम्मेदारी पूरी न करने वाला, जो छिपाने योग्य हो। इनमें से कौन से जो हैं वो मिलान कीजिए। चलो बताओ देखें। तो देखो, जो बात रहस्यपूर्ण है वो क्या होती है? गूढ़ बात होती है, यानी दो। तो दो तो उनमें दो में है, इनमें है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गए। जो बोल नहीं सकता वो क्या है? गूंगा है। जिम्मेदारी पूरी न करने वाला वो क्या है? गैर जिम्मेदार है। और जो छिपाने योग्य बात हो वो क्या होती है? गोपनीय। राइट उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी उपमा ही न दी जा सके वो क्या है? वो है अनुपम। वो क्या है? अनुपम। भाषा शिक्षण में शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? व्याकरण के नियमों का, व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान, व्याकरण के साथ नियमों का ज्ञान, नियमों से अवगत करवाना, यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, या विद्यार्थी को डांटना, या कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण में जो शिक्षक होते हैं उनको व्याकरण के साथ साथ व्याकरण के नियमों का ज्ञान भी, नियमों से अवगत करवाना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां कौन सी है? कुशल अध्यापकों का अभाव है क्या? बिल्कुल है साहब। बालकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन में कमी का होना, बिल्कुल है। भाषा शिक्षण संबंधी उपक्रम, बिल्कुल है। तीनों की तीनों कमियां देखी जा सकती है। व्यक्तित्व का पहला जो प्रकारात्मक वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किसने किया था? बताओ देखें। वो किया था मन्न, सेल्डन, हिप्पोक्रेटस या कैटल? बताओ किसने किया था? तो बिल्कुल सही है, हिप्पोक्रेटस ने ही किया था। नेक्स्ट है, कौन सा सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उदाहरण है? गवर्नेंस, बैंकिंग, मेल या सभी? बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कौन सा है? सभी। कौन सा है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी जो टू इस नाम से भी जानी जाती है, वो किस नाम से जानी जाती है? बताओ देखें। वो शैक्षिक तकनीकी जो टू है वो जानी जाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो जानी जाती है सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी टू को जिस और नाम से भी जाना जाता है वो कौन सी है? प्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कौन सी? तो ये तो बात वही हो गई, इस नाम से। अच्छा, मतलब उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, एक और नाम भी है, वो नाम क्या है? प्रणाली विश्लेषण, हार्डवेयर उपागम या सॉफ्टवेयर? बताओ देखें किस नाम से जाना जाता है? तो यार हिसाब से तो इसको ये भी बोलते हैं क्या, प्रणाली विश्लेषण? शैक्षिक सॉफ्टवेयर का ही पता है मेरे को। ये तो सेम ही प्रश्न हो गया, ये प्रश्न सेम हो गया। इसको डिलीट करो भाई, इसको डिलीट करो थोड़ा सा। अब आ रहे हैं अच्छे प्रश्न, फिर से एक बार। अच्छे मतलब कठिन प्रश्न, जो आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। और वो प्रश्न स्टार्ट होंगे 137 से। अब कंटिन्यू 13-14 प्रश्न ऐसे ही है। निम्न में से किसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है? बताओ देखें कौन है वो व्यक्ति? प्रोफेसर राम सेवक दुबे, डॉक्टर बी आर चौधरी, प्रोफेसर वैद प्रदीप कुमार प्रजापति, या फिर प्रोफेसर कैलाश सोडानी? बताओ देखें किसे जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों वैद प्रदीप कुमार प्रजापति। राइट उत्तर होगा सी। देखते हैं, आप कह रहे हो सरल प्रश्न, तो अब ये 13 के 13 सही होने चाहिए आपके। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में निम्नलिखित में से किसने साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता था? कविता सियाग, विवान कपूर, मुकेश चौधरी, यमनदीप शर्मा? चारों में से कौन? आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, पढ़े हैं तो आपको याद होगा। राइट उत्तर है कविता सियाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जो है हैमर थ्रो में, हैमर थ्रो में रजत पदक जो है वो जीता था? बताओ
कौन है वो? तो वो है नितेश पूनिया। कौन है? नितेश पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाने की घोषणा की है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए, और वो जगह है कौन सी? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्नौद सिद्धांत, ये तीन चार करंट के थे, अब मनोविज्ञान है। अंतर्नौद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नौद के कारण जो अभिप्रेरणा होती है, उसमें अंतर्नौद किस पर आधारित होता है? अंतर्नौद जो होता है, क्या मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, आवश्यकता पर आधारित होता है, या फिर संज्ञान और पुरस्कार पर? बताओ, देखें, बताओ बताओ। तो होता है वो आवश्यकता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवश्यकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि ये किस प्रकार के अभिप्रेरक माने जाते हैं? बताओ, देखें, ये क्या नेचुरल होते हैं या कैसे होते हैं? आंतरिक होते हैं, जैविक होते हैं, कृत्रिम होते हैं? होते कैसे हैं ये? तो बिल्कुल ये जो होता है ना, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, ये सारे कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है, मैं जानता हूं, आप सबने इसका राइट उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के साथ समूह में रहना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता है? बिल्कुल। ये आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता कहलाती है? उपलब्धि की आवश्यकता, जैविक की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, या आक्रमण की आवश्यकता? तो इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, और वो राइट उत्तर होगा कौन सा? संबंध की आवश्यकता, संबंधों की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश 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 रूप से अभिप्रेरित है। किस प्रकार के रूप से अभिप्रेरित माना जाता है? बताओ। योगा, ठीक हो गया, अनुभविक, बाह्य, आंतरिक, ये हो जाएगा व्यक्तिक। कोई विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। यह विद्यार्थी व्यक्तिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकसित करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है, पीछे सीखे हुए अधिगम से नए अधिगम को अलग करती है। कौन सा राइट उत्तर होगा? बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये, बच्चे के प्रति रुचि, बच्चे की में सीखने के प्रति जो रुचि है वो विकसित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो फिर से, कि बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। ये समायोजन की यांत्रिकी कहलाती है। किस प्रकार की यांत्रिकी कहलाती है? ये कहलाती, बताओ, अंतःक्षेपण, शोधन, तर्क संगतिकरण, या प्रक्षेपण? बताओ, देखें कौन सी कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, और वो ये कहलाती है प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? फ्राइड ने किया था ना, प्रक्षेपण, फ्राइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक, रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। ये जो प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति जो कहलाती है? आइडेंटिफिकेशन, मार्गंतीकरण, तर्क संगतिकरण, मन तरंग। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, इसे बोलते हैं मार्गंतीकरण। क्या बोलते हैं? मार्गंतीकरण। 48 नंबर क्वेश्चन, जब 2 वर्ष के बालक को अपने छोटे भाई के जन्म के कारण अपने माता पिता को पूर्ण प्रेम मिलना कम हो जाता है, तब वह छोटे बच्चे के समान घुटनों के बल चलने लगता है और केवल मां के द्वारा भोजन खिलाए जाने की हट करता है। ये युक्ति जो कहलाती है, ये किस प्रकार की युक्ति कहलाती है? ये शोधन है, आक्रामक व्यवहार है, तादात्म्यकरण है, या प्रत्यागमन है? तो ये इसे बोलते हैं प्रत्यागमन। क्या बोलते हैं इसे? प्रत्यागमन बोलते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा हो तो आपको ये उत्तर आता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति आरएस की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त था, लेकिन साहब हमारे यहाँ तो ग्रेड 3 की तैयारी को लेकर तनावग्रस्त हैं। अब वह अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों को देखते हुए अपने लक्ष्य की ऊंचाई को कुछ कम करते हुए बैंक ऑफिसर या स्कूल अध्यापक की बात सोचता है। यह युक्ति कैसी है?
अब आपा तो ग्रेड थर्ड हूं नीचे, अब और कहीं सोचा है ना, तो आपा तो टेंशन और बढ़ गई, और तो आ रहे सो चलो स्कूल प्राध्यापक तक तो आ गयो लेकिन खैर हम बात इस ये जो युक्ति है ये कौन सी है, बाधाओं को दूर करने वाली युक्ति है, या फिर लक्ष्य को प्रतिस्थापन है, विश्लेषण है, या फिर पलायन है। तो आप देखेंगे ये हमने क्या कर दिया, लक्ष्यों को ही मोड़ दिया, है ना, कि अपने वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो अपने चलो अब यहां पहुंच सकते हैं ना, तो हमारा लक्ष्य यही था, मेरे तो वो था ही नहीं, वो बात हो गई। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सिद्धांत के समान है जो कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। बताओ देखें कौन सा सिद्धांत है ये। तो ये गुण है, प्रकार है, मनोविश्लेषणात्मक है या व्यवहारवाद। तो ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये आपके 150 प्रश्न कंप्लीट हुए, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज का पेपर बहुत मुश्किल से पूरा किया मैंने, ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको गेटोर की छतरियां, 6 खंभों की, 16 खंभों की सारी छतरियां बता दी, कुछ मैंने आपको और भी बता दिए। इसके अलावा बताने को तो इंदिरा गांधी की जो दिमाग में वो भी था, चौधरी कुंभाराम जो है ना, आपके इंदिरा गांधी की जो चौधरी कुंभाराम है, ठीक है, कंवर सेन है, ठीक है, और पन्नालाल है, ठीक है, तेजा जी है, लिफ्टनर है ना, और करणी सिंह है, जंभेश्वर है, ठीक है, और एक जयनारायण, ये जो इतनी जो लिफ्टनर निकलती हैं, ये किन किन जिलों में जल की आपूर्ति करती है, ये भी थोड़ा बताने का मेरा मन था, लेकिन पेपर पूरा करना था और सरदर्द भयंकर भारी हो रहा था, तो इसलिए ये जैसे तैसे एक तीसरा पेपर हमने करवा दिया, और आपके पास भी समय जितना है उसका सदुपयोग करना है। कल चौथा पेपर रहेगा, उसमें मैं आपको कुछ नई जीके की चीजें और बताऊंगा, और साथ साथ मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, वो मतलब इस प्रश्नों के माध्यम से आपको कौन सा टॉपिक कमजोर है। और मैं ये तो हम सबसे बोल रहा हूं कि ये जो शब्द युग्म है, पर्याय है, विलोम है, ये तो चीजें तैयार कर लेना। ये जो समझने वाले टॉपिक में तुम गलतियां करते हो ना, ये गलत चीज है। असली चीजें यही है, क्योंकि इस पे किसी का वश नहीं चलता है, बाकी उत्तर निकल जाता है, इसमें तो डाटा है, ये शब्द युग्म पर्यायवाची, ये तो डाटा है। डाटा सीधा याद है तो कर दोगे, नहीं याद है तो नहीं होगा। बाकी अकर्मक सकर्मक क्रिया पहचानना तो वो तो आप अपने लॉजिक से निकाल सकते हो कि हाँ इसमें ये इस कारण से ये कर्म नहीं है, इसमें कर्म है, इसमें करता है, इसमें, तो वो चीज है। थोड़ा सा ढंग से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, और जाने से पहले क्लास को लाइक करके जाएं, और कोशिश ये कीजिए कि एक बार दिन में 5-7 मिनट जरूर दीजिए। रही बात सेट की तैयारी को लेकर, मेरी तैयारी एकदम पूर्ण है। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैंने बहुत भुगता है पिछले 4 महीने जल्दबाजी के चक्कर में। जैसे 4 जनों ने कह दिया कि हम आपके साथ हैं, आप तो स्टार्ट कर दो, हम स्टार्ट कर दी, फिर बाद में बहुत गड़बड़ हुई। आप लोगों का विश्वास, भाई विश्वास मेरा टूटता है ना, कि सर पे हमने विश्वास किया और सर ने हमें पर्याप्त नहीं दिया। मैं अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए मेरे बलबूते से जितना काम हो सकता है मैं उतना ही करूंगा। 2 दिन लेट भले ही हो जाए, लेकिन आपको दूंगा इस बार बेस्ट, ये चीज है। तो पूर्ण रूप से बढ़िया। सर कब करवा दो, पेपर आ जाएगा, धैर्य रखो। अभी वैसे भी सब बच्चे रीड की ओर लगे हुए हैं, और मुझे तो सिर्फ 40 दिन चाहिए। आप अपनी ओर से पढ़ रहे हो ना, मुझे 40 दिन चाहिए। 40 दिन में मैं आपको वस्तुनिष्ठ और थ्योरिकल, सेट में हिंदी पेपर में तो थ्योरी भी करवा दूंगा, और इसीलिए दिन रात पीपीटी तैयार करवा रहा हूं, और बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। यकीन करते हो तो करवा दूंगा, नहीं करते हो तो भाई आप अपने स्तर पे कर सकते हो तो जितनी कर लो, ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।